बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था में क्या क्या है? बिहार राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। राज्य की विधायिका में क्या आ जाएगा? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हैं वो राज्य की कार्यपालिका में आएंगे। राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो है ये सब राज्य की न्यायपालिका के भाग हैं। और स्थानीय स्वशासन में ग्राम स्वशासन और नगरीय स्वशासन। राज्य की विधायिका के बारे में जानते हैं, ठीक है। 1919 के अधिनियम द्वारा बिहार में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई। किसके? 1919 के अधिनियम के द्वारा। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष समारोह को मनाया गया। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। इस अधिनियम के तहत बिहार का पहला विधानसभा चुनाव 1937 में संपन्न हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ और विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए कितना? 30 सीट की व्यवस्था की गई। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र जो है सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 39 जो है मुस्लिमों के लिए, 4 महिला के लिए और 2 आंग्ल भारतीय तथा 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जो कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक इत्यादि के लिए संरक्षित था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल एमजी हैलेट से मिला। किससे? राज्यपाल एमजी हैलेट से मिला, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार में राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया। मंत्रिमंडल का गठन करने से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा और इस प्रकार बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने। बहुमत नहीं होने के कारण 19 जुलाई 1937 को यूनुस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। दूसरी ओर गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने से 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय में बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 19 मार्च 1938 को कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्यभार संभाला। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर विधानसभा को भंग कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1946 ईस्वी में पुनः विधानसभा के लिए चुनाव हुए और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद को संभाला।
इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी और मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1946 ईस्वी में विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, हुसैन इमाम इत्यादि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए तथा एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितना 319 कर दी गई। वर्ष 1977 ईस्वी में बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या में वृद्धि की गई और कुल सीटों की संख्या 325 हो गई। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड पृथक हो गया। इसके पश्चात बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 रह गई। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उसकी कार्यपालिका का वर्णन किया गया। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 152 से 237 तक में किसका वर्णन किया गया? तो राज्य सरकार और उनकी कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को देखते हैं। 1913 में कितना था? 43 और 1937 में बढ़कर 30 हो गई। 1952 में 72 हो गया। 1958 में ईस्वी में 96 हो गया और 2000 ईस्वी में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 हो गई, 75। फिर अब देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या, ये था विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, ये विधानसभा में सदस्यों की संख्या। 1937 में कितनी थी? 152। 1952 में हो गया 331। 1957 में 319 हो गया और 1977 में 325 तथा 2000 ईस्वी में जब झारखंड का विभाजन हो गया तब जाके कितना बचा बिहार में? विधानसभा में सदस्य की संख्या बची 243। विधान परिषद के बारे में जानते हैं। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय तथा जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है और तथा यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। कितना है? विधान परिषद का जो है अधिकतम संख्या जो है विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और न्यूनतम कितना होगा? 40 से कम नहीं हो सकता। और विधान परिषद के जो जितने भी वो हैं सदस्य हैं उनके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। किस प्रकार से? पहला, 1/3 सदस्य का चयन जो होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य का चयन होता है और बचे हुए 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और 1/12 सदस्य जो है शिक्षकों द्वारा तथा 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, विधानसभा। अब विधानसभा के बारे में जानेंगे। बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन होती है विधानसभा। यह एक
अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई। 6 फरवरी 1921 ईस्वी को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित की गई। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए। विधानसभा सीटों में 38 सीट जो है अनुसूचित जाति तथा 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए और इसके अतिरिक्त जो है 1 सीट आंग्ल भारतीय के लिए और आरक्षित किए गए तथा 104वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2020 में निरस्त कर दिया गया। ये आंग्ल भारतीय समुदाय का जो मतलब चुनाव होता था उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद भंग नहीं होता है लेकिन विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अब जानते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं, ठीक है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 6 में किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधी शर्त। राज्यपाल की नियुक्ति में क्या क्या होता है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए पहला, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, तो वो राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति जो है वो राज्यपाल जो है विधानमंडल के बैठकों को बुलाता है, उसको स्थगित करता है तथा विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। कौन? राज्यपाल। वित्त संबंधी शक्ति देखते हैं तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्यसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। न्याय संबंधी शक्ति है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है और राज्यपाल अपराधियों की सज़ा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है, ठीक है। और आपातकालीन शक्ति देखते हैं। राज्य में वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान की धारा 356 के अधीन वो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब तक बिहार में कितने बार? 8 बार राष्ट्रपति शासन का लगाया जा चुका है, 8 बार। आप लोग बताइएगा सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, ठीक है। विवेक आधारित अधिकार। राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे है कि विधेयकों की स्वीकृति देना, विधानसभा भंग करना तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना तथा विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो अपने विवेक से निर्णय लेना, ये सब राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार हैं, ठीक है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से? पहला, राज्यपाल की परिभाषा है किसमें? अनुच्छेद 152 में। 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 154 में है 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। 153 में जो है राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है।
154 में, अनुच्छेद 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है। 156 में जो है राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसका वर्णन किया गया। 158 में राज्यपाल के कार्यालय के लिए दशाओं का वर्णन किया गया। 159 में जो है राज्यपाल का शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है, राज्यपाल का शपथ ग्रहण। 160 में है, अनुच्छेद 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का वर्णन है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। ठीक है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 163 में है मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि। राज्य के महाधिवक्ता का किस में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। 167 में राज्यपाल को सूचना देने आदि का मुख्यमंत्री का दायित्व जो है उसका वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 167 में। 174 में राज्य विधायिका का सत्रावसान और उसको भंग करना। 175 में राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। अनुच्छेद 200 में विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना है। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना है। ठीक है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। 217 में राज्यपाल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। और 233 में है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपालों की सूची देखते हैं। ठीक है। उपराज्यपालों की सूची है कि पहले कौन थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। कब से कब तक थे? तो 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915। दूसरे थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ठीक है। ये 19 नवंबर 1915 से लेकर 4 अप्रैल 1918 तक। सर एडवर्ड वेरेल लेविंगे 5 अप्रैल से 1918 से लेकर 12 अगस्त 1918 तक थे। एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो थे फिर से बने, ये 12 फरवरी 1918 से लेकर 29 दिसंबर 1920। और बिहार और उड़ीसा के गवर्नर राज्यपाल देख लेते हैं। ये थे पहले कौन थे? भगवान सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये कब से कब तक बने? तो 29 दिसंबर 1920 से लेकर 30 नवंबर 1921। हैविलैंड ले मेसोडियर ये बने थे 30 नवंबर 1921 से लेकर 12 अप्रैल 1922। हेनरी व्हीलर बने थे 12 अप्रैल 1922 से लेकर 26 मार्च 1925। ह्यूग मैकफर्शन जो बने थे 27 मार्च 1925 से 26 जुलाई 1925 तक। हेनरी व्हीलर फिर से 26 जुलाई 1925 से लेकर 7 अप्रैल 1927। ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेशन जो बने थे 7 अप्रैल 1927 से लेकर 26 अप्रैल 1929। जेम्स डेविड सिप्टन 26 अप्रैल 1929 से लेकर 25 अगस्त 1929। ह्यूग लैंसडाउन अगेन स्टीफेंसन ये 25 अगस्त 1929 से लेकर 5 जून 1930 तक। जेम्स डेविड सिप्टन 5 जून 1930 से लेकर 21 सितंबर 1930। ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन फिर से बने कब से कब तक? 21 सितंबर 1930 से लेकर 7 अप्रैल 1932। जेम्स डेविड सिप्टन 7 अप्रैल 1932 से लेकर 12 अक्टूबर 1934। जॉर्ज टॉल्टन व्हीटी 12 अक्टूबर 1934 से लेकर 11 फरवरी 1935। जेम्स डेविड सिप्टन 11 फरवरी 1935 से लेकर 10 मार्च 1937।
अब बिहार का गवर्नर जनरल देख लेंगे, ठीक है। पहले कौन थे? जेम्स डेविड शिफ्टन बने थे, ठीक है। 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट 11 मार्च 1937 से 15 मई 1938। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवार्ट 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 3 फरवरी 1943 से 6 सितंबर 1943। सर फ्रांसिस मूडी कार्यकारी जो बने थे, ये कार्यकारी राज्यपाल थे 7 सितंबर 1943 से 23 अप्रैल 1944। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 24 अप्रैल 1944 से लेकर 12 मई 1946 तक बने थे। सर ह्यूग डोव जो बने थे 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल की सूची देखेंगे तो पहले कौन बने? जयराम दौलत, ये सबको याद होगा, है कि नहीं? जयराम दौलत राम। अब ये कब से कब तक बना? 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948। उसके बाद माधव श्री हरि अन्य बने थे 12 जनवरी 1948 से लेकर 14 जून 1952। आर दिवाकर 1952 से 57 में बने थे, 57 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन बने कब? 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962। MAS अयंगर 12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967। नित्यानंद कानूंगो, ठीक है, 7 दिसंबर 1967 से 20 जनवरी 1971 तक। न्यायमूर्ति UN सिन्हा पदासीन थे, ये 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 तक। देवकांत बरुआ 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973। रामचंद्र धोंडीबा भंडारे जो बने थे ये 4 फरवरी 1973 से 15 जून 1976 तक। जगन्नाथ कौशल 16 जनवरी 1976 से 31 जनवरी 1979, ठीक है। न्यायमूर्ति KVN सिंह जो ये भी पदासीन थे 31 जनवरी 1979 से 19 सितंबर 1979, ठीक है। अखलाक उर रहमान किदवई ये पहली बार बने, ठीक है, 20 सितंबर 1979 से 15 मार्च 1985, ठीक है। P वेंकट सुबैया जो बने थे 15 मार्च 1985 से 25 फरवरी 1988। गोविंदरायण सिंह 88 से 89। न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन पदासीन जो ये बने थे 1989 से 1989, ये 28 जनवरी 1989 तक बने थे। RD प्रधान जो बने थे 29 जनवरी 1989 से 2 फरवरी 1989। जगन्नाथ पहाड़िया जो बने थे 3 मार्च 1989 से 2 फरवरी 1990। न्यायमूर्ति जी सोहानी ये भी पदासीन थे 2 फरवरी 1990 से 16 फरवरी 1990। मोहम्मद यूनिस सलीम जो बने थे 16 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1991। बी सत्यनारायण रेड्डी जो बने थे 14 फरवरी 1991 से 18 मार्च 1991। मोहम्मद शफी कुरैशी जो बने थे 19 मार्च 1991 से 13 अगस्त 1993। अखलाक उर रहमान किदवई ये दूसरी बार बने 14 अगस्त 1993 26 अप्रैल 1998 तक। अब जो सुंदर सिंह भंडारी 27 अप्रैल 1998 से 15 मार्च 1999, ठीक है। न्यायमूर्ति BM लाल पदासीन थे 15 मार्च 1999 से 5 अक्टूबर 1999। सूरज भान अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे 6 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999। विनोद चंद्र पांडे 23 नवंबर 1999 से 12 जून 2003। 27वें नंबर के कौन बने थे? MR जोइस बने थे 12 जून 2003 से लेकर 31 अक्टूबर 2004। 28वें बने थे वेद प्रकाश मारवाह पदासीन थे 1 नवंबर 2004 से 4 नवंबर 2004। 29वें बने थे बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006। गोपाल कृष्ण गांधी जो बने थे 31 जनवरी 2006 से 21 जून 2006। RS गवई जो बने थे 22 जून 2006 से 9 जुलाई 2008। रघुनंदन लाल भाटिया 10 जुलाई 2008 से 28 जून 2009। देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013। DY पाटिल जो बने थे 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक। केसरीनाथ त्रिपाठी पहली बार बने थे 27 नवंबर 2014 से 15 अगस्त 2015। रामनाथ कोविंद बने थे 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017। केसरीनाथ त्रिपाठी दूसरी बार बने 22 जून 2017 से लेकर 13 अक्टूबर 2017। सत्यपाल मलिक बने थे 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018। लालजी टंडन जो बने थे 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019।
फागू चौहान जो बने थे 29 जुलाई 2019 से लेकर 16 फरवरी 2023। राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर जो बने थे 17 फरवरी। आर्लेकर जो बने थे 17 फरवरी 2023 से 1 जनवरी 2025। ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी 2025 से 13/2026। अब जो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन रिटायर्ड हैं। ठीक है। 14 मार्च 2026 से लेकर अभी तक पद पर हैं ये। अब जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो रिटायर्ड स्वतंत्र भारत के 43वें राज्यपाल थे। ठीक है हैं सॉरी। पदासीन का अर्थ होता है कि आपने बहुत बार अभी लिस्ट में बहुत बार देखा हो पदासीन लिखा हुआ है नाम के बाद। इसका अर्थ यह है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था। जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते। ठीक है। अब मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता को चुना जाता है। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का माना जाता है, लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। अब हम बिहार के मुख्यमंत्री की सूची अब देख लेंगे। सबसे पहले कौन थे? मोहम्मद यूनिस 1 अप्रैल 1937 से लेकर 19 जुलाई 1937। श्री कृष्ण सिंह दूसरे थे। ठीक है। 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939। श्री कृष्ण सिंह फिर बने 2 अप्रैल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961। दीप नारायण सिंह कार्यवाहक थे 1 फरवरी 1961 से लेकर 18 फरवरी 1961। विनोदानंद झा 18 फरवरी 1961 से लेकर 2 अक्टूबर 1963। कृष्ण वल्लभ सहाय 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 5 मार्च 1967 तक। महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968। सतीश प्रसाद सिन्हा कार्यवाहक थे 28 जनवरी 1968 से लेकर 1 फरवरी 1968। बीपी मंडल जो थे 1 फरवरी 1968 से लेकर 22 मार्च 1968। भोला पासवान शास्त्री प्रथम बार 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968। इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। ठीक है। 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969। सरदार हरिहर सिंह जो बने थे 26 फरवरी 1969 से लेकर 22 जून 1969। भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार 22 जून 1969 से लेकर 4 जुलाई 1969। अब जो है राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगा इन्हीं के साथ ठीक 6 जुलाई 1969 से लेकर 16 फरवरी 1970। दरोगा प्रसाद राय जो बने थे 16 फरवरी 1970 से लेकर 22 दिसंबर 1970। कर्पूरी ठाकुर पहली बार बने थे 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक। भोला पासवान शास्त्री तीसरी बने और फिर तीसरी बार भी राष्ट्रपति शासन लग गया। बताइए 2 जून 1971 को से लेकर 9 जनवरी 1972। केदार पांडे जो थे 19 मार्च 1972 से लेकर 2 जुलाई 1973। अब्दुल गफूर जो बने थे 2 जुलाई से 1973 से लेकर 11 अप्रैल 1975। जगन्नाथ मिश्रा जो है प्रथम बार बने थे और फिर इनके बाद चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा है ना। 11 अप्रैल 1975 से ये 30 अप्रैल 1977 तक बने और उसके बाद 30 अप्रैल को तो राष्ट्रपति शासन ही लग गया 24 जून 1977 तक। कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार ये बने मुख्यमंत्री बने 19वें 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 सॉरी 79 79। राम सुंदर दास जो है 21 अप्रैल 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक बने। अब इसके 5वीं बार राष्ट्रपति शासन लगता है इनके कार्यकाल में। अब जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार बने 8 जून 1980 से लेकर 14 अगस्त 1983। चंद्रशेखर सिंह 14 अगस्त 1983 लेकर 12 मार्च 1985। भागवत झा आज़ाद जो बने 14 फरवरी 1988 से लेकर 10 मार्च 1989। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो है 11 मार्च 1989 से लेकर 6 दिसंबर 1989। जगन्नाथ मिश्रा तीसरी बार बने 6 दिसंबर 1989 लेकर 10 मार्च 1990। लालू प्रसाद यादव प्रथम बार बने और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है 6ठी बार। जो ये बने थे 10 मार्च 1990 से लेकर 28 मार्च 1995 और 28 मार्च 1995 को उनको यहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया 4 अप्रैल 1995 तक। लालू प्रसाद यादव दूसरी बार बने 4 अप्रैल 1995 से लेकर 25 जुलाई 1997। दूसरी बार राबड़ी देवी बनी प्रथम बार। यहाँ पे फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया 7वीं बार।
राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 से लेकर 11 फरवरी 1999 तक रही है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है 11 फरवरी 1999 से लेकर 9 मार्च 1999। दूसरी बार राबड़ी देवी फिर पुनः बनती है 30वीं मुख्यमंत्री 9 मार्च 1999 से लेकर 2 मार्च 2000 तक। फिर नीतीश कुमार प्रथम बार बनते हैं 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक। राबड़ी देवी फिर से तीसरी बार बनती है, यहाँ पे फिर से 8वीं बार राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। अब 33वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार बनते हैं 24 नवंबर 2005 से लेकर 26 नवंबर 2010 तक। फिर यहाँ पे 34वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं तीसरी बार 26 नवंबर 2010 से लेकर 20 मई 2014 तक। फिर 35वें मुख्यमंत्री बनते हैं जीतन राम मांझी, ठीक है, 20 मई 2014 से लेकर 22 फरवरी 2015 तक। 36वें जो बने हैं नीतीश कुमार चौथी बार 22 फरवरी 2015 से लेकर 20 नवंबर 2015 तक। फिर यहाँ से आपको देखने को मिला 37वें भी नीतीश कुमार बने, 38वें भी नीतीश कुमार, 39वें, 40वें और 41वें और 42वें जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बीजेपी के बने हैं, बीजेपी के, ठीक है। सम्राट चौधरी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी इसका सहयोग करें और आगे भी वोट देके नहीं जिताएं, ठीक है। चलिए 15 अप्रैल 2026 से लेकर अभी तक ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा बड़ा बोल रहा है। अब ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे 1937। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बने। बिहार के प्रथम निर्दलीय अर्थात गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बनी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बने। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। सम्राट चौधरी व्यक्ति के रूप में 24वें और क्रम संख्या में 42वें मुख्यमंत्री हैं। जैसे भी हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। अब आइए चलिए बिहार में न्यायपालिका पढ़ते हैं। राज्य के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्डेस जेम्स कैमियर थे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं कौन है? सुधीर सिंह, ठीक है। संगम कुमार साहू पहले थे ये। इसके बाद फिर मीनाक्षी मदन राय बनी। इनका फिर जुलाई में ही क्या कहते हैं जून में ही खत्म हो गया था। उसके बाद अब कार्यवाहक बने। कार्यवाहक ये हैं न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुधीर सिंह, ठीक है। अब हम पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 53वें स्वीकृत न्यायाधीश पद हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत की न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मूल अधिकार संसदीय विधानमंडल आदि के संबंध विवाद की प्रथम दृष्टि सुनवाई अधिकार है। रीट क्षेत्राधिकार: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय होता है। यहाँ राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालय इसके तहत अपने अधीनस्थ न्यायालय की गतिविधियों की समीक्षा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण: अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं आदि का अधिकार रखता है। अभिलेख न्यायालय: उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का जो क्या होता है, एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अभिलेख एवं साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के आधार पर दंड देने का अधिकार होता है। अब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति: अनुच्छेद 13 और 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में न्यायालय के बाद जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा
उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। अब स्थानीय स्वशासन देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता उपरांत 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त संविधान के एक नई 11वीं अनुसूची 20 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों को जो है सम्मिलित किया गया, जो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत है। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। ये पंचायती राज कितने 3 स्तर के होते हैं? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। अब महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होंगे। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों पर पदों का कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा दिया होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति देखेंगे। जिला परिषद संख्या 38 है। सदस्य जिला परिषद सदस्य होते हैं, इसकी संख्या जो है 1160 है। पंचायत समिति की संख्या 534 है। इसके समिति सदस्य की संख्या कितनी है? 11,994। ग्राम पंचायत की संख्या 8,053 है। ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या कितनी है? 1,09,321। ठीक है। अब ग्राम सभा देखेंगे। यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम अर्थात गणपूर्ति जो होता है 1/20 होता है। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा ग्राम सभा का मुख्य कृत्य या कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव इसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अब बिहार में महिला आरक्षण देखेंगे। पंचायती राज संस्थाएं 50% वर्ष 2006 से, नागरिक प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% था 2006 से, नगर निकाय में 50% 2007 से, बिहार पुलिस में 35% 2013 से, अन्य सरकारी सेवाएं में 35% 2016 से, उच्च शिक्षण संस्थान में 33% 21 से। अब मुखिया का देखेंगे। मुखिया इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इनका चुनाव वार्ड सदस्यों की बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिख कर दे सकता है। वार्ड सदस्य तथा अपना त्यागपत्र स्वयं लिख कर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या आधी होगी, 1/2 होगी। अब ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृतियों के लिए ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार ग्राम कचहरी के सदस्य
1,09,321 तथा न्यायमित 5,826 हैं। पंचायत समिति देखेंगे, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित एवं रूप से प्रमुख को देता है तथा पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। अब जिला परिषद, जिला स्तर पर जो है जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है। अब पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि मुखिया प्रत्यक्ष रूप से जाता है। ठीक है। त्यागपत्र किसको देगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से जाता है। त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। वार्ड सदस्य जो है प्रत्यक्ष द्वारा मुखिया को त्यागपत्र देगा। प्रमुख जो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को त्यागपत्र देगा। उप प्रमुख जो होता है अप्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचित होता है और त्यागपत्र किसको देगा? प्रमुख को। पंचायत समिति सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और त्यागपत्र किसको देगा? प्रमुख को। जिला परिषद अध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा और त्यागपत्र किसको? जिला दंडाधिकारी को देगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा और जिला परिषद अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। जिला परिषद सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, जिला परिषद अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। सरपंच जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और जिला पंचायती राज अधिकारी को त्यागपत्र देता है। उप सरपंच जो है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और त्यागपत्र अपना जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। पंच जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा और सरपंच को अपना त्यागपत्र देगा। अब नगरीय प्रशासन देखेंगे। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया जाता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार न्याय पालिका अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत संविधान में भाग 9 को शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक के प्रावधान सम्मिलित है। संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 18 कार्यकारी विषय वस्तु को उल्लेख किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकाय में प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इससे पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब नगर स्वशासन। बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के नगर निकाय के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है? 264 है। नगर निगम 1900 है, नगर परिषद 89 है और नगर पंचायत जो है 156 है। अब राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 9 के अनुच्छेद 243I में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा वित्त संबंधी अनुशंसा करता है। राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल की प्रसाद पद धारण करता है। वर्तमान में श्री प्रशांत कुमार शाही बिहार के महाधिवक्ता हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है। सदन में उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई
प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी। राज्य का जो होता है कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। प्रमंडल का आयुक्त होगा, जिला का जिला पदाधिकारी, अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ, और प्रखंड का क्या होगा, बीडीओ या सीओ। अब प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय के प्रधान होते हैं। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंध करता है। अब विधानसभा चुनाव 2025 देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कितना सीटों की संख्या कितनी है, 89 है। जेडीयू का 85 और आरजेडी का 25 है। एलजेपी का 19 है। आईएनसी का 6 है। एआईएमआईएम का 5 है। एचएएमएस का 5 है। आरएलएम का है 4। सीपीआईएमएल का 2 है। आईआईपी का है 1, ठीक है। बीएसपी का बहुजन पार्टी का 1 है। सीपीआईएम का 1 है। कुल मिलाकर जो 243 है, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव 2024 देखेंगे। बीजेपी का कितना सीट था, 12 था। जेडीयू का 12 था। एलजेपी का 5 था। आरजेडी का 4 था। और आईएनसी का 3 था। सीपीआई मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो था 2, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का था 1, निर्दलीय 1 था। कुल मिलाकर 40 था। बिहार में जाति आधारित गणना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना है, जनसंख्या देखा जाए तो 4,70,80,514 है, ठीक है, जनसंख्या है। प्रतिशत में देखा जाए 36.1 है। पिछड़ा वर्ग जो है 3,54,63,936 है, और प्रतिशत 27% 12 है, ठीक है। अनुसूचित जाति के देखा जाए तो 2,56,89,820 है, और यही प्रतिशत में देखा जाए तो 19.65 है। सामान्य वर्ग जनरल की बात की जाए तो 2,02,91,600, ठीक है, और प्रतिशत कितना है 15.52%। अनुसूचित जनजाति कितनी है 21,99,361 है, और ये प्रतिशतता में देखा जाए तो 1.68% है। कुल मिलाकर जनसंख्या कितनी है 13,07,25,310, ठीक है। बिहार में विभिन्न धर्मों का प्रकाशन प्रतिशत देख लेंगे। हिंदू 81.99 है, मुस्लिम 17.7 है, बौद्ध 0.085% है, ईसाई 0.057% है, सिख 0.011 है, जैन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव चैनल पे, जहां हम परीक्षा की तैयारी एक महोत्सव की तरह करते हैं, ठीक है। आज सीखने से सिखाने तक के सफ़र में आज लेकर आई हूँ बिहार में पर्यटन, ठीक है। क्या, बिहार में पर्यटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5वां टॉपिक है, बिहार में पर्यटन। अब इससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक आदि सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन विभाग का थीम वाक्य क्या है, बिहार टूरिज्म और ब्लिसफुल बिहार। अब जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो है वर्ष 2024 में 680.81 लाख पर्यटक बिहार आए, और जिनमें 653.44 लाख देशी पर्यटक तथा 7.37 लाख विदेशी पर्यटक थे, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति 2023-28 को दिसंबर 2023 में स्वीकृति दी गई। इसके प्रमुख प्रावधान है विश्व स्तरीय अधोसंरचना विकसित करना, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली कुशल श्रमशक्ति तैयार और संधारित करना, पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना, पर्यटन क्षेत्र में अधिक पूंजी का निवेश करना, ठीक है। बिहार में थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों और संबंधित अधोसंरचना का विकास करना, बिहार पर्यटन ब्रांडिंग
एवं विपणन नीति 2024 को लागू किया गया है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थल को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल को देखेंगे, जैसे राजगीर खेल अकादमी, ये कहाँ है? राजगीर में। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में, बापू टावर पटना में है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु पटना में है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में। भारत का सबसे ऊंचा स्टोन स्तूप है, ठीक है। बौद्ध सर्किट, बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है, और जैसे जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अपने उपदेश दिए उन्हें उनके स्तूप आदि, ठीक है। अब मैप के माध्यम से बौद्ध सर्किट मैप को देखेंगे, जैसे लोरिया नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप, यहाँ पे क्या मिलेगा? बौद्ध स्तूप, अशोक स्तंभ, ठीक है। और वाल्मीकि नगर है। रामपुर में क्या है? अशोक स्तंभ है, ठीक है। एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसे, कलर को ब्लू कर लेते हैं। अरेराज में है अशोक स्तंभ है, ठीक है। केसरिया में बौद्ध स्तूप है, ठीक है। पटना में अब देख लेते हैं क्या क्या है। बुद्ध स्मृति पार्क है, चेचर बौद्ध स्तूप है, कुम्हरार है, पाटलिपुत्र करुणा स्तूप है, आगम कुआं है, पटना म्यूजियम है। अब वैशाली में देख लेते हैं तो क्या क्या है? अभिषेक पुष्करणी है, अशोक स्तंभ है, विश्व शांति स्तूप है, राजा विशाल का गढ़ है, बुद्ध रैलिक स्तूप है। यही नालंदा में देखेंगे तो नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी अवशेष है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, हेनसांग मेमोरियल हॉल है। भागलपुर की बात करें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। राजगीर विश्व शांति स्तूप, वैनुवन, घोड़ा कटोरा झील है, पीपला और सप्तकर्णी गुफा है। अब गयाजी में क्या है? डुंगेश्वर पहाड़ी एवं गुफा। अब बोध गया में बात करें तो अब अनिमेश लोचन स्तूप है, महाबोधि मंदिर है, महाबोधि पेड़ है, सुजाता स्तूप है, और 80 फीट बुद्ध मूर्ति है, ठीक है। अब जहानाबाद का देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या है? लट स्तंभ है, बराबर की गुफा है, ठीक है। अब है जैन सर्किट। बिहार में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद है, ठीक है। जैन सर्किट को मैप के माध्यम से देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए मिलेगा वैशाली में बासोकुंड जैन मंदिर है, ठीक है। आरा में है मसाट जैन मंदिर, चंद्रप्रभु जैन मंदिर। पटना में क्या है? कमलदाह जैन मंदिर है, ठीक है। पावापुरी में देख लेते हैं जल मंदिर है, श्वेतांबर जैन है। अब नालंदा में है जैन मंदिर कुंडलपुर। राजगीर में क्या क्या है? राजगीर में आपको नौलखा मंदिर मिलेगा, सोन भंडार गुफा मिलेगा, मनियार मठ मिलेगा, ठीक है। विरायतन मिलेगा, दिगंबर जैन मंदिर मिलेगा, ठीक है। अब है नवादा में क्या क्या मिलेगा? गोना वजी मंदिर मिलेगा। सिकंदरा में क्या मिलेगा? जैन मंदिर लच्छुवार मिलेगा। बांका में क्या है? जैन मंदिर मंदार पहाड़ी मिलेगा। भागलपुर में तो आपको वाशुपुज जिनलई मिलेगा, श्री चंपापुर दिगंबर जैन क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। अब जो है सिख सर्किट में देखेंगे बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि रहा है। इसके अतिरिक्त जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक एवं 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की। अब यहाँ मैप के माध्यम से देखेंगे पटना में कौन कौन है? गुरुद्वारा कंगन घाट, गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत है, गुरुद्वारा गाय घाट, ठीक है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में है, ठीक है, पटना सिटी में। और गुरुद्वारा का बाग है, प्रकाश कुंज है, ठीक है। अब लक्ष्मीपुर में देखेंगे गुरु तेग बहादुर साहब ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। भागलपुर में गुरुद्वारा बड़ी संगत है। मुंगेर में गुरुद्वारा पक्की संगत है। राजगीर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक शीतलकुंड है। रजौली में है गुरुद्वारा रजौली संगत। गया में गुरुद्वारा तेग बहादुर, ठीक है। सासाराम में है गुरुद्वारा चाचा फग्गूमल। और पटना यहाँ पे ही है, ठीक है, गुरुद्वारा हांडी साहिब। अब तो आपको हर ज़िले में, बिहार के हर ज़िले में मिल जाएगा गुरुद्वारा, ठीक है। रामायण सर्किट हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, ठीक है। रामायण सर्किट देख लेंगे तो वाल्मीकि नगर में क्या मिलेंगे? नरदेवी गौरीशंकर वाल्मीकि आश्रम मिलेंगे। और रामनगर में जानकीगढ़ चंकीगढ़ मिलेगा, ठीक है। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर पुनौरा धाम अभी भी जो बन रहा है, सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे। और हलेश्वर स्थान है, पंथपाकर है। मधुबनी में देवी गिरजा फुलहर दिया है। दरभंगा में कौन कौन है? गौतम कुंड है, अहिल्या स्थान है, ठीक है।
ये सब जो चिन्ह लगाया हुआ है यहाँ पे है। मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान है, सबसे फेमस मंदिर है। वैशाली में रामचौरा मंदिर है। मुंगेर में सीताकुंड है। भागलपुर में अजगैबीनाथ मंदिर है, ठीक है। पटना में महावीर मंदिर है। काको में रानी कैकेयी है। जमुई में आपको गिद्धेश्वर मंदिर मिलेगा। बांका में मंदार पहाड़ मिलेगा और गया में प्रेतशिला हिल मिलेगा। औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर, सीता थापा, उमंगा मंदिर। भभुआ में मुंडेश्वर मंदिर मिलेगा। तार में तरका युद्ध भूमि मिलेगा। बक्सर में देवी अहिल्या अहरौली मिलेगा। रामरेखा घाट मिलेगा। वैशाली में रामचौरा मंदिर मिलेगा, ठीक है। अब है सूफी सर्किट। बिहार के सूफीवाद के चिश्ती और सोहरावर्दी से संबंधित है, सोहरावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल मौजूद है, ठीक है। अब देखिए सूफी सर्किट में देख लेंगे क्या क्या देखेंगे आपको मिलेगा। मोतिहारी में बतक मियाँ अंसारी मज़ार है, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर में कौन कौन है, दरगाह हजरत दाता और कंबल शाह चिश्ती। दरभंगा में कौन कौन सा है, मज़ार हजरत मखदूम और भीका शाह सैलानी। सुपौल में मज़ार पीर अशफाक उल्ला पीरगंज है, ठीक है। अररिया में आपको मिलेगा मज़ार हाजी शब्बीर शाह वर्शी। पूर्णिया में आपको मिलेगा अजमतुल्ला चिश्ती, दरगाह ख्वाजा सैयद शाह मिलेंगे। भागलपुर में मज़ार हजरत लाल मोहम्मद शाह जंगी मिलेंगे। और मुंगेर में जो मिलेंगे आपको मज़ार पीर हजरत पीर शाह नफ़ी जमिया रहमानी खानखाना। अब इसके बाद आपको पटना में कौन कौन मिलेगा, खानका इमादिया कलंदरिया बेगू हज्जाम मस्जिद मिलेगा। खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ में है। खानका मुनेमिया कामरिया और हजरत मुनीम पाक बाज की दरगाह मिलेगी। बिहार शरीफ में इब्राहिम बयां मकबरा मिलेगा। बड़ी दरगाह छोटी दरगाह मिलेगी। औरंगाबाद में अमझर शरीफ दरगाह हसपुरा में है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, ही पता है। बक्सर में दरगाह दरिया साहब बाबा का है। जहानाबाद में हजरत बीवी कमल मकबरा मिलेगा, ठीक है। और छपरा में क्या मिलेगा, कुंवारे पीर बाबा दरगाह मिलेंगे। मनेर में मनेर शरीफ दरगाह, ठीक है, ये भी फेमस है। सिवान में हसनपुरा दरगाह मिलेगा। हाजीपुर में हाजीपुर करबला मिलेगा, ठीक है। अब इको सर्किट। बिहार प्राकृतिक छट्टा जैविक विविधता एवं मनभावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली की मनभावक दृश्य मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इको टूरिज्म देखेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, बिहार का एकमात्र अभी तक है। दूसरा कैमूर में बनने जा रहा है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, अमुआ मन झील है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है। सीताकुंड है। विक्रमशिला गंगटेक डॉल्फिन में है। भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य। ओडनी डैम बांका में, ठीक है। जमुई में नागा नकटी डैम है। और यहाँ पे है कोलकाता जलप्रपात। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। गड़ी डैम, घोड़ा कटोरी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पटना जू इको पार्क है। अब कैमूर में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तेलहर जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात है, ठीक है। रोहतास में क्या कसीस जलप्रपात है। तुतला भवानी जलप्रपात है। मांझर और धुआं कुंड है, ठीक है। इनपुरी बराज है। बराबर की गुफा आपको यहाँ मिलेगा। राजगी नेचर और जू सफारी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। नालंदा, यहाँ से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया। पहला महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया 2002, ये भी इस बार पूछा गया था, ठीक है। और दूसरा जो है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल नालंदा 2016, इसको 2016 में और ये 2002 में, ये दोनों को याद रखना। बिहार का दो मात्र जो है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जिसे 2002 में, और नालंदा बिहार जो है महाविहार को 2016 में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका ये बिहार का पर्यटन खत्म होता है। अब आते हैं बिहार की जनगणना में। बिहार की जनगणना हमारा 6वां टॉपिक है, ठीक है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, ठीक है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई। 1936 में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो थी 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% था, ठीक है।
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है, बिहार है। ठीक है, बिहार क्या है, तीसरे स्थान पे है। बिहार एवं भारत 2011 जनगणना के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे तो कुल जनसंख्या अगर बिहार की बात की जाए 10 करोड़ 41 लाख है। तो वहीं भारत का क्या है 121 करोड़ लगभग है। कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या बिहार में बात की जाए तो 52.14% है, जो भारत का क्या है 51.54% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का स्थान देखेंगे तो 47.86% बिहार में है, और तो वहीं भारत की बात की जाए तो 48 है। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या में 9.23 करोड़ है, तो भारत में 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देखेंगे तो 88% जो है 88.7% जो बिहार में है, और 68.8% जो है कहाँ है, भारत में। शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 1.18 करोड़ बिहार में निवास करती है, और पूरे भारत में बात की जाए तो 37.71 करोड़ भारत में। शहरी जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाए तो बिहार में कितने प्रतिशत है, 11.3%, तो वहीं भारत की बात की जाए तो 31.2% है। शहरीकरण की 10 की वृद्धि दर 0.8% है, वहीं भारत में जो है 3.4% है। 2001 से 11 के दौरान जो है 10 की वृद्धि दर जो है 25.42% हुई है, वहीं भारत में 17.7 हुई है। लिंगानुपात की बात की जाए बिहार 918 है, वहीं भारत जो है 943 है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में देखा जाए तो 935 बिहार का है, और भारत का 919 है। घनत्व देखा जाए तो घनत्व प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो बिहार का क्या है 1106 किलोमीटर है, वहीं भारत की बात की जाए तो क्या है 382 किलोमीटर है। 0 से 14 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत क्या है बिहार में 40.2%, वहीं भारत में जो है 30.9%। 15 से 59 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत क्या है 53.5%, वहीं भारत में 60.7%। ठीक है, अब 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत जो है बिहार में 6.3% है, वहीं 8.4% जो है भारत में। साक्षरता दर बिहार में कितना है 61.8%, वहीं भारत में 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितना है बिहार में 71.2%, वहीं भारत में 82.14%। महिला साक्षरता दर बिहार में कितना है 51.5%, वहीं दूसरा जो है भारत का 65.42%। साक्षरता दर में वृद्धि जो है 2001 से 2011 के बीच की बात की जाए तो बिहार में कितना बढ़ा है, वृद्धि हुआ है 17.9%, वहीं भारत में 10.9%। ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए तो 59.8% जो है बिहार में है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर, और वही भारत की बात की जाए तो 67.8%। शहरी साक्षरता दर जो है 76.9% है, वहीं भारत में 84.1% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है कुल जनसंख्या का 15.72% है, वहीं भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है 16.6%। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का क्या है 1.3% बिहार में, और भारत में पूरे भारत में 8.6। अब संबंधित बिहार 2011 जनगणना से संबंधित आंकड़े देखें। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन है, प्रथम स्थान में पश्चिम चंपारण है, द्वितीय में गया है, फिर तृतीय में पूर्वी चंपारण है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं शिवहर, अरवल, शेखपुरा। जब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पटना 58.4 लाख। ठीक है, और वहीं जो है दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि वाले जिले कौन है, मधेपुरा 31.1%, किशनगंज 30.44%, अररिया और खगड़िया हैं 30.2%। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले जिले कौन है, अरवल 18.89%, गोपालगंज 19.02%, दरभंगा। ठीक है, फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन है, गोपालगंज 1021 है, फिर उसके बाद सिवान आता है, फिर सारण आता है। सबसे कम लिंगानुपात वाले मुंगेर 876, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिले किशनगंज 971, कटिहार, फिर गया। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले वैशाली 904। ठीक है, और ये बाल है, बाल लिंगानुपात है। ठीक है, सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन है, शिवहर, पटना, दरभंगा।
सीवर का कितना है पता है ना, 1880। अब सबसे कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले कैमूर है 488, जमुई, फिर बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिले पटना 43.1%, फिर मुंगेर, भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले समस्तीपुर, बांका और मधुबनी, कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले 3 जिले कौन है, रोहतास, पटना, भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया 51%, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन है, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले 3 जिले कौन है, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। कब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले जो है, पहले रोहतास है, फिर मुंगेर है, फिर पटना है। आपका दोनों में जो है रोहतास ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अब है सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जिला सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिले कैमूर, पटना, मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले जिले कौन है, शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति और प्रतिशत वाले जिले कौन है, गया 30.39%, फिर नवादा है, फिर तीसरे स्थान पे औरंगाबाद है। न्यूनतम 80% वाले अनुसूचित जाति किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले पहले प्रथम स्थान पश्चिम चंपारण, दूसरा कटिहार, तीसरा जमुई रखता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले जिले कौन कौन है, खगड़िया मात्र 0.04% है, फिर समस्तीपुर, फिर औरंगाबाद। अब आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो है बिहार की अनुमानित जनसंख्या 2011 में जनसंख्या घनत्व कितनी है, 1106 है। 2016 में 1213 हो गया, 2021 में 1307, 2026 में 1405, 2031 में कितना हो जाएगा, 1498, 2036 में 1578। ये अनुमानित जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। बिहार में जनसंख्या, ये आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान की रिपोर्ट है, ठीक है। पुरुष 2011 की बात की जाए तो 54,280 थे, लेकिन 2026 में ये आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया जा रहा है, पुरुष जो है 68,644 हैं। महिला 2011 में कितनी है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है, 49,821 है, जबकि महिला जो है 2026 आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो है 63,622 है। कुल मिला के जो है कितने हैं, 1,04,109 है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के कितने हैं, 1,32,266। अब कुल बिहार का कुल प्रजनन दर देखेंगे, TFR देखेंगे तो कुल कितना है, 2.8 है, ग्रामीण का 2.9 है, शहरी का 2.2 है। ये बिहार की अर्थव्यवस्था हम लोगों ने पढ़ लिया है।